धेमाजी, डिब्रूगढ़ और नलबाड़ी समेत असम के 7 जिले में बाढ़ से हालात गंभीर। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अलर्ट मोड पर। आज शिवराज सिंह चौहान गुवाहाटी में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर का बयान। अंतिम चरण में भारत अमेरिका ट्रेड डील, जल्द ही अंतिम रूप लेगा समझौता। अमेरिका ईरान के बीच दोहा वार्ता पर संकट के बादल। ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा बातचीत अभी नहीं तय। अमरनाथ यात्रा से पहले पहलगाम में कई स्तरों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा से पहले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। और फीफा वर्ल्ड कप में पेनाल्टी शूटआउट के नाम रहा आज का दिन। पैराग्वे ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को दिखाया बाहर का रास्ता। मोरक्को ने भी नीदरलैंड्स को किया आउट। और सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। असम में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। नदियों के उफान से सड़क, पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो रहा है। आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने हालातों पर नजर बनाकर रखी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात करके बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस बीच आज से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज पहले दिन शिवराज सिंह चौहान गुवाहाटी में उच्च स्तरीय बैठक कर आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। साथ ही जमीनी और हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी मंत्रियों और अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए हैं कि हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है और राहत शिविरों में राहत सामग्री पहुंचाना है। साथ ही साथ लोगों को भी अलर्ट और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी निर्देशों का पालन करें। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा 7 जिले प्रभावित हुए हैं। आखिर वो कौन कौन से जिले हैं, एक बार आपको वो बताते हैं। दरअसल धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, डिब्रूगढ़, चिरांग, नलबाड़ी और बोंगाईगांव ये ऐसे जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा साफ तौर पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, डिब्रूगढ़, चिरांग ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। असम में बाढ़ से कई स्थानों पर सड़कें और पुल बह गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम को फोन कर हालातों का जायजा लिया और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि धेमाजी में करीब 69 गांव के 16,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से असम दौरे पर रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुवाहाटी में हाई लेवल बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में नुकसान की समीक्षा की जाएगी और आगे के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत की और आज से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान असम दौरे पर रहने वाले हैं। वो हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। असम में बाढ़ से 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लगभग 45,000 लोग प्रभावित हैं और करीब 22,000 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। करीब 257 गांव जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। 2 जिलों में 12 राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं और करीब 4,278.52 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान हुआ है। 76,161 से अधिक मवेशी और पोल्ट्री प्रभावित हुए हैं।
तो 257 गांव जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। असम में बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है। 7 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी की मृत्यु इसमें नहीं हुई है। 2 जिलों में 12 राहत शिविर केंद्र स्थापित किए गए हैं और 4278.52 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान होता हुआ भी यहां पर नजर आ रहा है। 76,161 से ज्यादा मवेशी और पोल्ट्री भी प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। प्रशासनिक अमला लगातार मैदान में डटा हुआ है। करीब 7 जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। असम के बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ भी बाढ़ से हालात खराब हैं। केंद्र और राज्य सरकार की नज़र भी यहाँ के हालात पर बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर हालातों की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और वहां पर हालात की जानकारी लेंगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जमीनी स्तर पर जायजा लेंगे वो, और साथ ही साथ जितना भी नुकसान हुआ है उसका अंदाजा इस बैठक के माध्यम से लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो असम और अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त काफ़ी जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बाढ़ की वजह से जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उसका जायज़ा लेंगे, हाई लेवल बैठक करेंगे और हवाई मार्ग से भी वो जानकारी एकत्रित करेंगे। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं डिब्रूगढ़ से। हमारी संवाददाता सुबीना इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीना, इस वक्त के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं? क्या तस्वीर इस वक्त निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। जी संध्या, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे मोहना घाट तट पे हूँ, जो कि डिब्रूगढ़ से जस्ट बैंक में है और नदी के जस्ट उस पार जो है धेमाजी है, जहाँ की बहुत ये जो नदी का पानी है इस साइड से मेरे लेफ्ट से जो है अरुणाचल से आता है। और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिनों से जो घमासान जो बारिश हो रही है उसके वजह से जो है क्लाउड बर्स्ट के कारण सबसे पहले तो निप्को वैली जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो वहां पे कॉलोनी था, वहां पे जो है काफी सारे घर दह गए। और उसके बाद जो है उसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश में जो कि सटा हुआ है बिल्कुल इस साइड में है, तो रोइंग जाने का रास्ता कहे, जीरो वैली जाने का कहे, तो नेशनल हाईवेज जो है तो उनमें भी काफी लैंडस्लाइड के वजह से वहां पे जो है अस्त व्यस्त हो गया है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम जो कि असम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम आप जैसे ही आते हैं संध्या, तो यहाँ पे जो है धेमाजी और डिब्रूगढ़ मिलता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है इरोजन हो रहा है इस एरिया में। संध्या, सुविना, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा कौन कौन सी टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है, और राहत केंद्रों की अगर हम बात करें तो कितने केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे रिलीफ जो मैकेनिज्म है, इन सब ऐसे डिजास्टर टाइम में कैसे करके हम रिएक्ट करते हैं, कैसे प्रशासन काम करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है, तो हमारा जो हाई अलर्ट सिस्टम है वो पहले से लागू कर दिया जाता है, कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वहां का सरकार हो गया, असम का सरकार हो गया, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोऑर्डिनेशन में है। क्योंकि यहाँ पे जो सीधी नदी है जो असम में आके गाय नदी बन जाती है, वहां पे जो है पूरा लैंडस्लाइड के वजह से जो है कंप्लीट नदी जो है ब्लॉक हो गया है, एक आर्टिफिशियल लेक की तरह बन गया है। तो उसके वजह से जो है कभी भी वो नदी अगर निकल जाती है पानी, तो पूरा फ्लडिंग होने के चांसेस है असम के सीमावर्ती है जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें। तो इसके वजह से जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कल जो है लगातार ही रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे थे। तो अभी तक जो है 1 पर्सन मिसिंग है जोनाई डिवीजन में, और उसके अलावा जो है राहत कार्यों में बोट्स भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफी सारे
लगे हुए हैं, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। और अगर हम रेस्क्यू और ऑपरेशन की 12 सेंटर्स हैं जो कि रिलीफ अभी सेंटर्स बिठाए गए हैं ऑल ओवर असम में, और इनमें जो है सप्लाई जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार जुड़ी हुई है। और एक बात बताना चाहूंगी संध्या, जब भी ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर जब भी ऐसे लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है, तब जो है इंडियन आर्मी कहे, इंडियन एयरफोर्स कहे, फिर और भी इंडियन आर्मी के काफी सारे रेजिमेंट्स हैं जो कि ये रेस्क्यू कार्य चलाते हैं। जैसे कल ही अरुणाचल प्रदेश से इंडियन एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट किया कुछ लोगों को जो कि फंसे हुए थे ऐसे क्षेत्र में। उसके अलावा जो है रेलवे डिवीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे फ्रंटियर हो गया, तो ये सेमाई नदी में जो रेलवे ब्रिज कोलैप्स हुआ, उसके बाद ही जो इमीडिएटली जो है रेलवे सर्विसेज वहां के बंद कर दिए गए, ताकि जो है कोई भी इनएडवर्टेंट ऐसे कोई एक्सीडेंट्स ना हो, किसी को जान हानि। तो अच्छी बात यह है कि अब तक ही कोई डेथ्स नहीं हुए, सिर्फ एक आदमी है। तो इस सब से आप देख रहे कि कैसे किस तरीके लेवल का कोऑर्डिनेशन है, चाहे आप रेलवे कहे, भारत सरकार कहे। कल ही जो है होम मिनिस्टर ने भी कॉल कर दिया था सुबह ही असम के सीएम को कि हमारी तरफ से पूरा हर तरीके से रिलीफ मेजर्स हम लोग देंगे। उसके बाद ही इमीडिएट एक्शन में आ गया पूरा। यहाँ के जो है असम के लोकल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है यहाँ पे ही स्टेशन है, धेमाजी हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, तो यहाँ भुवन पेगू, फिर सुशांत बोरगोहाइन, ये लोग जो है धेमाजी उस साइड यानी कि ऑलरेडी स्टेशन है, और वो लोग पूरा ब्यौरा ले रहे हैं कि रिलीफ कैंप्स में प्रॉपर खाना मिल रहा है, और जो जिनके घर भी डूब गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिलीफ मेजर्स में लिया। और फिर और जो वाटर एरियाज में कहे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू बोट्स जो है सुबिना, इसके अलावा आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए इंसान प्रभावित हुए हैं, मवेशी प्रभावित हुए हैं, साथ ही साथ फसलों को भी नुकसान हुआ है इस प्राकृतिक आपदा से। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की अब क्या कुछ चेतावनी निकल करके सामने आ रही है? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं आगामी दिनों के लिए? जी संध्या, जो विशेषज्ञ का मानना है कि देखिए असम में जो है, असम घिरा हुआ है ईस्टर्न हिमालय से। अगर हम कहें साउथ वेस्ट मानसून का जो आगमन हुआ है अभी, तो ये जो जब बंगाल की खाड़ी से जो हवा जो साउथ वेस्ट मानसून आता है डायरेक्टली ये ईस्टर्न हिमालय को हिट करता है। उसके बाद यही कारण है कि यहाँ पे जो है भारी वर्षा होती है, क्योंकि ये पूरा हिमालयन रीजन है, सेस्मिक एरिया है, क्योंकि हाई प्रोन अर्थक्वेक जोन है, और उसके बाद जो है लगातार भारी वर्षा। तो आने वाले दिन में निश्चित है कि जैसे कि आप मौसम भी देख रहे हैं, कभी धूप हो जाता है लेकिन ज्यादातर बारिश, पूरी रात भर बारिश होती है, यहाँ पे बूंदा बूंदी तो होती रहती है। तो इसके वजह से जो है ऑरेंज अलर्ट तो आज के लिए जारी है, और आने वाले कुछ दिनों 10 दिनों तक जो है वर्षा ऐसे स्थिति बनने की संभावना है। और इसका इफेक्ट जो है आपको पोस्टर और भी जैसे ही इस बार ब्रह्मपुत्र की जाती रहेगी, तो आपको इसका इफेक्ट जो है लोअर असम में भी अभी धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जैसे आपने जो अभी इफेक्ट देखा है ये सिर्फ धेमाजी, डिब्रूगढ़, शिवसागर, ये अपर असम के रीजन में देखा है। फिर वो जो पानी धीरे धीरे अभी अग्रसर होगा, फिर ये जाके लोअर असम में भी जाके इसका इम्पैक्ट डालेगा। अभी तक जो है 7 डिस्ट्रिक्ट टोटल इम्पैक्ट है। संध्या, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुबिना, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब खबरें देखते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी। तो राउंड ऑफ 32 में मोरक्को ने रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। मैच में नीदरलैंड्स ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में इंजरी टाइम में मोरक्को ने शानदार वापसी करते हुए बराबरी का गोल दागकर मुकाबले को अतिरिक्त समय तक पहुंचा दिया। अतिरिक्त समय में भी कोई टीम निर्णायक बढ़त नहीं बना सकी। इसके बाद हुए पेनाल्टी शूटआउट में मोरक्को के खिलाड़ियों ने बेहतरीन संयम दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया, जबकि नीदरलैंड्स के 2 प्रयास विफल रहे। इस जीत के साथ मोरक्को ने नॉकआउट चरण में बड़ा उलटफेर करते हुए अंतिम 16 का टिकट हासिल कर लिया। अब अगले दौर में उसका सामना कनाडा से होगा। इस वर्ल्ड कप में कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिल रहे हैं। राउंड ऑफ 32 में हुए पैराग्वे और जर्मनी के बीच भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मुकाबले में पैराग्वे के लिए जूलियो एंसिसो ने पहले हाफ में गोल किया, जबकि जर्मनी की ओर से काई हैवर्ट्स ने दूसरे हाफ में बराबरी दिला दी। अतिरिक्त समय में जर्मनी का एक गोल वीएआर के जरिए रद्द कर दिया गया। शूटआउट में गोलकीपर ऑरलैंडो के शानदार प्रदर्शन ने पैराग्वे को अंतिम 16 में जगह दिला दी। 4 बार की चैंपियन जर्मनी को हराने वाली पैराग्वे टीम के प्रशंसकों ने अपनी टीम की जीत का जश्न शानदार अंदाज में मनाया। वहीं हार के बाद जर्मनी के फैंस निराश नजर आए। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में खेले गए मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। मैच में जापान ने 29वें मिनट में काइशो सानो के गोल से बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में ब्राजील ने आक्रामक खेल दिखाया और 56वें मिनट में कासेमीरो ने बराबरी का गोल दाग दिया। इंजरी टाइम के 5वें मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने विजयी गोल कर ब्राजील को जीत दिला दी। इस जीत के साथ 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। जापान पर ब्राजील की जीत के बाद ब्राजील टीम के फैंस ने जीत की खुशी व्यक्त की। वहीं जापानी समर्थक हार के बाद निराश नजर आए। एक और मुकाबला जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है वो है फ्रांस और स्वीडन का। राउंड ऑफ 32 में आज ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें अंतिम 16 में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। ग्रुप चरण में फ्रांस ने आक्रामक फुटबॉल और मजबूत रक्षा पंक्ति के दम पर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि स्वीडन ने अनुशासित खेल और प्रभावी जवाबी हमलों के सहारे नॉकआउट तक का सफर तय किया। नॉकआउट चरण में हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना है, इसीलिए दोनों टीमें कोई जोखिम लेने से बचेंगी। इस मैच की विजेता टीम क्वार्टर फाइनल की दौड़ में आगे बढ़ेंगी, जबकि हारने वाली टीम का विश्व कप अभियान समाप्त हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लगातार किस तरह से रोमांच बढ़ता नजर आ रहा है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव इस पूरी खबर पर जुड़ गए। गौरव, अगर हम देखें तो आज के दिन की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि पेनाल्टी शूटआउट के नाम रहा है आज का दिन। बिल्कुल संदेश में कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से जर्मनी की टीम जो है वो आज विश्व कप से उसका जो अभियान है वो खत्म हो गया। इसी तरह से नीदरलैंड्स की टीम को देखा जाए तो उनका भी जो अभियान है वो पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से खत्म हुआ। लेकिन अगर सबसे पहले जर्मनी की बात करें तो ये पहली बार था कि जब वर्ल्ड कप के शूटआउट में जर्मनी की टीम जो है वो हारी है। इससे पहले कभी भी जब भी वर्ल्ड कप में शूटआउट हुआ और जर्मनी की टीम रही हो तो उसने कभी भी पेनल्टी शूटआउट नहीं हारा। तो ये फर्स्ट टाइम था कि उनका ये इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और अगर उनके पूरे कैंपेन को अगर उठाकर
अगर देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया था। हालांकि पिछले मैच में जो इस वाले मैच को छोड़ के जो पिछला मैच हुआ था तो इक्वाडोर के खिलाफ उन्हें हार वहां पर देखनी पड़ी थी, लेकिन अगर पूरे परफॉर्मेंस को देखें तो उनके जो एक संतुलित टीम थी, काफ़ी अच्छा तरीके से उन्होंने अपने गेम को मूव भी किया, जो बॉल पे नियंत्रण होता है वो भी बना कर रखा, शॉट्स ऑन टारगेट भी उनके काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन उस सबके बावजूद जो गोल में तब्दीली होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दी, जिसका नतीजा रहा कि आज जर्मनी की टीम को जो है वो विश्व कप से उसका जो 4 बार की जो कि चैंपियन है उसका सफ़र जो है वो समाप्त हो गया है। और जिस तरह से टीम ने अपने आप को आगे बढ़ाने की जो बात सोची हुई थी नेगल्समैन की कोचिंग में, उस पर कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान जो है वो एक बड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि इससे पहले अगर जर्मनी के वर्ल्ड कप कैंपेन को देखें तो चाहे पिछला वर्ल्ड कप उठा करके देखें तो वहाँ भी वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, 2018 के वर्ल्ड कप में भी वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए थे, तो 2014 में ये चैंपियन बने थे, 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से उनके जो बड़े टूर्नामेंट्स के अंतर्गत एक अच्छी टीम को लेकर के वो आते हैं, सामने उतरते हैं, लेकिन जो गोल करने की जो क्षमता होनी चाहिए, जो आखिरी समय पर गोल खाने से बचने की जो एक दक्षता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं टीम में ये जो है कमी देखने को मिल रही है, जिसका नतीजा रहा कि आज जर्मनी को जो है वो पैराग्वे के हाथों जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा है। और पैराग्वे की टीम जो है वो पहली बार अब राउंड ऑफ 16 में पहुंच रही है, तो जहां पर उसका सामना अब जो है वो कनाडा जैसी टीम से होगा, और हम सब जानते हैं कनाडा ने कितना बेहतरीन तरीके से अपने आप को सामने रखा है, तो ये एक रोमांचक मुकाबले जो हैं वो आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल गौरव, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोमांच एक तरफ जहाँ बढ़ रहा है, प्रशंसकों के चेहरे पर खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि निराशा भी प्रशंसकों को हाथ लग रही है। ऐसे में जहाँ आपने जर्मनी का जिक्र किया तो अब मोरक्को की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मोरक्को के गोलकीपर यासिन बोनो ने जिस तरह से अपना शॉट खेला है वो अपने बाएं हाथ से जो उन्होंने बचाया वो भी कमाल का था। बिल्कुल वो भी कमाल का था, और खासतौर से बात करनी पड़ेगी कि जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे आकर के आपने गोल किया, क्योंकि 90+ मिनट हो चुके थे और उससे मैच खत्म होने से चंद समय पहले जिस अंदाज में गोल आया है, हेडर के माध्यम से वो गोल किया है ईसा ने, तो वो जो एक कहना चाहिए जो मानसिक मजबूती है, जो आखिरी समय पे आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल भी करना होता है, क्योंकि आपको सामने दिख रहा होता है कि ये समय अब खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारा वर्ल्ड कप का जो सफ़र है वो भी खत्म हो जाएगा अगर हम गोल नहीं कर पाएंगे। तो उस मोमेंट पे आकर के आपने नीदरलैंड्स जैसी टीम के खिलाफ उसका जिसका डिफेंस जो है वो काफ़ी बेहतरीन माना जाता है, वहाँ पर मोरक्को ने आकर के गोल किया, बराबरी पर ले गए। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम था, वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमों के बीच जो मुकाबला था वो कोई भी टीम जो है वो गोल नहीं कर सकी, जिसके चलते पेनल्टी शूट आउट में गया, जहां 3-2 से जीत मिली मोरक्को को। तो फिर इस टीम को तो आप समझिए, ये टीम 2014 में मोरक्को की टीम जो है 2014 में फीफा रैंकिंग में 82वें स्थान पे थी, यानी कि 82, वहां से लेकर के आज इस टीम की जो रैंकिंग है वो 7वें स्थान पर है। तो कितनी मेहनत जो है वो इस टीम ने किया है, और ख़ास तौर से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, अपने खेल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इस टीम के जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो बाहर देश के हैं, लेकिन मोरक्को के लिए वो खेलते हैं, और तो ये दिखाता है कि टीम को जो एक चैंपियन बनाने की राह पर जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन पे जो है बहुत ज़्यादा वर्कआउट जो है वो इस अफ्रीकन देश ने किया है। ये पहला अफ्रीकन देश है जो कि सेमीफाइनल में भी पहुंचा था। लास्ट वर्ल्ड कप में मोरक्को जो थे वो चौथा स्थान पर रहा था मोरक्को, और वहाँ पे उन्होंने सेमीफाइनल में आकर के उनका जो सफ़र था वो समाप्त हुआ था। तो लगातार इस देश ने अपने आप को इस खेल में आगे बढ़ाया है, और तभी नीदरलैंड्स जैसी टीम को, जो कि काफ़ी पावरफुल मानी जाती है, एक अच्छी प्रतिद्वंदी मानी जाती है, उस टीम को पेनल्टी शूटआउट में आकर के हराया। तो ये एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं मोरक्को ने अपने आप में अपने लिए। गौरव, इसके अलावा फ्रांस और स्वीडन की भी बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आज फ्रांस और स्वीडन भी आपस में भिड़ने वाली हैं, दोनों ही टीमें। तो फ्रांस स्वीडन से अधिक मैच जीत चुका है, अब इस मैच को किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, फ्रांस इस समय जिस मोमेंटम को लेकर के चल रहा है, उनके पास 2 बेहतरीन वैसे तो स्टार खिलाड़ियों से भरी है, लेकिन जो खास अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो आपको ही पता है, हमें पता है कि वो किलियन एम्बापे हैं, ओस्मान डेम्बले हैं। ये दोनों वो खिलाड़ी, डेम्बले खास तौर से लास्ट मैच में उन्होंने जिस तरह से नॉर्वे के खिलाफ हैट्रिक लगाई है, उससे अपने परफॉर्मेंस को उन्होंने एक बार फिर से सामने रखा है। फ्रांस ने पूरा अगर ग्रुप दौर में उसके मैचेस को उठा करके देखें तो जहाँ पर उन्होंने अब तक कुल 10 गोल किए हैं, जबकि उनके अगेंस्ट में अब तक केवल 3 ही गोल आए हैं, एक भी मैच वो हारे नहीं है। तो लगातार उनका जो मोमेंटम है वो बहुत हाई है। सामने स्वीडन की
टीम है स्वीडन का, हालांकि डिफेंस जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर जब फ्रांस जैसी टीम आपके सामने होती है तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो आपके दिलो दिमाग पर रहता है। और फिर जब किलियन एम्बापे और डेम्बले जैसे जो खिलाड़ी हैं वो इस समय आक्रामक मूड में जब दिख रहे हैं तो ये काफ़ी एक बड़ी चुनौती होगी स्वीडन के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के हमारे संवाददाता साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरह से अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है खिलाड़ियों की और टीम की ये पूरी की पूरी जंग। आगे भी हम आपको लगातार इन खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और खेल जगत की ही कुछ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय लड़ाकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते और पुरुषों की फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में देश के लिए कुल 8 पदक हासिल किए। भारत ने तीसरे दिन की समाप्ति तक अंडर 15 चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 6 रजत, 7 कांस्य सहित कुल 21 पदक हासिल कर लिए हैं। प्रथमेश इस्पाटिल, नैतिक, केशव, हर्षद चिमटे और विवेक चौहान ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईसीसी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा घोषित क्वालिफिकेशन के तहत भारत ने एशिया की सर्वोच्च पात्र टीम के रूप में ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया। मौजूदा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के प्रदर्शन के आधार पर ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और भारत ने सीधे तौर पर लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाई है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। शेष 2 स्थानों का फैसला 2027 में होने वाले आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर और निर्धारित रैंकिंग प्रक्रिया के आधार पर होगा। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर पिछली हार का बदला चुकता कर लिया है। निर्धारित 60 मिनट का खेल गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन शूटआउट में भारतीय खिलाड़ियों ने संयम और सटीकता का परिचय देते हुए जीत अपने नाम कर ली। लंदन में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखा। भारत की ओर से अभिषेक, शीलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल दागे, जबकि इंग्लैंड के लिए केवल जाचारी वालास और डेविड गुडफील्ड ही सफलता हासिल कर सके। बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप से पहले प्रो लीग में ये भारत का आखिरी मुकाबला था। मैच में शानदार रक्षात्मक प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सर्बिया के दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। प्रतियोगिता के पहले दौर में जोकोविच ने चीन के वू यिबिंग को 4-6, 7-5, 4-6, 4-6 के अंतर से हराया। अब अगले दौर में जोकोविच का सामना ग्रीक खिलाड़ी सित्सिपास से होगा। गत चैंपियन यानिक सिनर ने विंबलडन के पहले दौर में शानदार वापसी करते हुए दुनिया के 50वें नंबर के खिलाड़ी म्योमिर कैकमानोविच को 5 सेटों में हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सिनर ने म्योमिर को 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 के अंतर से हराया। वहीं विंबलडन के महिला वर्ग में अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज के साथ किया। कोको गॉफ ने पहले दौर में जर्मनी की तमारा को 6-2, 6-1 के अंतर से आसान जीत दर्ज की। अब प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में कोको गॉफ का सामना अर्जेंटीना की सोलिना से होगा। दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी अरेना सबालेंका ने विंबलडन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। सबालेंका ने पहले राउंड में सर्बिया की कोस्टोविच को 6-2, 6-3 के अंतर से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। अब अगले दौर में सबालेंका का सामना अमेरिकी खिलाड़ी से होगा।
बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले सिर्फ चंकी चाट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के अधिकारी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2 वर्ष पहले भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें स्वदेशी प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सैन्य अभियानों में शामिल करने की दिशा में पहल की गई। उनके कार्यकाल में भैरव बटालियन, अश्नि प्लाटून, रुद्र ब्रिगेड और शक्तिबाण रेजिमेंट जैसी नई सैन्य संरचनाओं की स्थापना भी की गई। भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में फंसे 6 मछुआरों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों के बीच ये खोज एवं बचाव अभियान रविवार शाम चलाया गया। भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार शाम करीब 4 बजे तटरक्षक पोत सचेत को सूरतकल तट से लगभग 33 नॉटिकल मील दूर मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से संकट संदेश मिला। खराब समुद्री परिस्थितियों के कारण नाव में अत्यधिक पानी भर गया था और उसका ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसमें सवार सभी 6 मछुआरों की जान खतरे में पड़ गई। संकट संदेश मिलते ही तटरक्षक पोत को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया और वो लगभग 90 मिनट में वहां पहुंचा। ऊंची लहरों, तेज हवाओं, कम दृश्यता और अंधेरे के बीच चले अभियान में रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को शाम 6 बजे तक सुरक्षित और बगैर किसी चोट के बचा लिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया कि बचाव अभियान पूरा होने के बाद पोत सचेत बचाए गए मछुआरों को लेकर न्यू मंगलुरु बंदरगाह की ओर रवाना हो गया है। तटरक्षक बल ने यह भी कहा है कि यह अभियान समुद्र में संकट में फंसे लोगों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और तत्परता को दर्शाता है। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों की कोशिशों के तहत अरुणाचल प्रदेश में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NSCN के निक्की सुमी के 2 उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों उग्रवादियों ने तिरप जिले के खेती इलाके में स्वेच्छा से सरेंडर किया है। सरेंडर के दौरान उग्रवादियों ने 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस सुरक्षा बलों को सौंपे। सुरक्षा बलों ने दोनों को कानूनी औपचारिकताओं और पुनर्वास की प्रक्रिया के लिए हिरासत में ले लिया है। ये सरेंडर इलाके में शांति, सुरक्षा और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में असम राइफल्स की लगातार कोशिशों की सफलता को दर्शाता है। सुरक्षा बल और अधिक गुमराह युवाओं को हिंसा छोड़ने और शांति, विकास और राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में SIR के तहत आज से घर घर जाकर मतदाताओं की गणना शुरू हो रही है। आज से 29 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान राज्य के 5,54,00,000 से अधिक मतदाता कवर किए जाएंगे। चुनाव आयोग इस पूरे अभियान के जरिए मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करेगा। इसके लिए राज्य भर में 59,050 बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत मतदाता तक पहुंचेगा और गणना फॉर्म वितरित करेगा और उन्हें वापस एकत्र भी किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार ने बताया है कि चुनाव आयोग ने 11 करोड़ पहले से भरे हुए गणना फॉर्म छपवाए हैं। प्रत्येक फॉर्म पर QR कोड, मतदाता का विवरण और फोटो होगा। ये फॉर्म
16 जून 2026 तक अद्यतन मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं को वितरित किए जाएंगे, चाहे उनका विवरण पहले से मतदाता डेटाबेस से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। इस पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का प्रारूप 5 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर केंद्र सरकार ने जो अस्थायी पाबंदी लगाई थी वो अब हटने जा रही है। इसी महीने की 12 तारीख को जारी आदेश को कल 1 जुलाई से वापस लेने का निर्णय ले लिया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लिया जाएगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के जरिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय खत्म कर दिए जाएंगे। पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई थी और इसके बावजूद सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखा ताकि आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 12 जून को जब सरकार ने ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे तो फिर उसके बाद बाजार पर और हम सभी पर किस तरह से सकारात्मक असर नजर आए थे। तो साफ शब्दों में अगर कहें तो सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखा ताकि आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का किसी भी तरह से अतिरिक्त बोझ ना पड़े। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि कई औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं ने खुदरा पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदना शुरू कर दिया। इससे कई स्थानों पर क्या हुआ कि ईंधन की जमाखोरी, हेराफेरी और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आने लगी, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी मुश्किलें उत्पन्न होने लगी। पर इस नियामक उपाय के बाद सरकार का मानना है कि इन अस्थायी उपायों से खुदरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। तो सप्लाई चेन में अस्थायी संतुलन किस तरह से हो, उस पर खास तौर पर सरकार का ध्यान था। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में और आप बात करते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हुई खबर की। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। 57 दिनों तक चलने वाली ये सालाना यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। सीआरपीएफ कमांडेंट 116 बटालियन के राजेश कुमार ने बताया कि हर एक सामान और वाहन की अच्छी तरह से जांच की जाती है। जांच होने के बाद यात्रियों को उनके अगले गंतव्य के लिए रवाना किया जाता है। इस पूरी यात्रा को संचालित करने के लिए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इसके साथ ही पहलगाम शहर में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की गई है। सबसे पहले जो यात्रीगण आते हैं ये हमारे फ्रिस्किंग पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से सारी गाड़ियों से सभी लोगों को उतार करके उनके सारे सामान को एक्सरे बैगेज के माध्यम से गुजारा जाता है। साथ ही साथ सीआरपीएफ की यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड की टीम्स होती है, मल्टीपल टीम्स होती है, जो कि हर एक सामान का और गाड़ियों की जाँच करती है ताकि पहलगाम शहर में किसी प्रकार का कोई अनवांछित तत्व यहाँ प्रवेश न कर सके। सभी लोग सामान की जाँच कराने के पश्चात नुनवान बेस कैंप में प्रवेश करते हैं। इन पूरे इसको संचालित करने के लिए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल सभी मुस्तैदी से लगे हुए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों पर भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने इन हमलों के सख्त लहजे में निंदा करते हुए इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। भारत ने बयान जारी कर कहा है कि महिलाओं और बच्चों समेत बेगुनाह नागरिकों की मौत का कारण बने ये हमले पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर तीखा निशाना साधते हुए कहा है कि अपनी घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए पड़ोसी देशों में हिंसा फैलाना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। इस कूटनीतिक तनाव के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब केवल करीब 1% वार्ता ही शेष है। गौर ने विश्वास जताया कि लगभग 18 महीने से जारी बातचीत के बाद ये समझौता
जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा। वॉशिंगटन में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में गोर ने कहा कि अमेरिका इस समझौते को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इससे दोनों देशों को लाभ पहुंचेगा। डील का अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है और दोनों पक्षों की ओर से कुछ ही मुद्दे बाकी रह गए हैं। गोर के मुताबिक अब इस पर केवल 1% बातचीत बाकी रह गई है। इसके अलावा भारत में अमेरिका के राजदूत ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में कहा है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत न केवल वैश्विक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आगामी शिखर सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और G20 के अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। Various principal pillars, I would say. One, our focus on our economic growth and national prosperity. Two, the kind of global disruptions we are witnessing all around us, which throw, as I said, opportunities and challenges both at us. And three, a set of hugely transformative measures in India which have resulted, catapulted India into now roughly 4.3 trillion economy, heading into 7 trillion by the end of this decade, hoping to transition to 14 trillion by middle of 2030s, and eventually reaching 25 to 30 trillion goal by 2047. और इसी समिट में अमेरिका ने भारत को अपना एक बेहद अहम साझेदार बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आर्थिक विकास मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। For us, India is an incredibly important partner. It was an early signatory to the Pax Silica Declaration. I had the privilege of traveling to India back in February for the India's AI Impact Summit, where we not only marked India's accession to Pax Silica, but also published a joint statement on AI opportunity with India, which actually ended up shaping the statement that we co-signed with 35 countries last week at our second Pax Silica Summit. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय ग्रीस में भारतीय बिजनेस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रीस के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री stavros papastavru के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए उभरती टेक्नोलॉजी और शिपिंग सेक्टर में सहयोग के अवसरों पर भी विचार मंथन किया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित इंडिया ग्रीस बिजनेस फोरम को भी मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में ग्रीस के उप विदेश मंत्री हैरी थियोहारिस भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक आधार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को रेखांकित किया, जो वैश्विक निवेशकों के लिए बड़े अवसर पेश करती है। उन्होंने इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया और वैश्विक कंपनियों से भारत में निवेश और उत्पादन बढ़ाने का आह्वान भी किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की और बातचीत की। We are making it easier than ever to invest, to partner, and to grow with us in India with bold structural reforms such as one grid in the entire country, one tax rate, the GST, goods and services tax, like you have in the European Union, across the country with much lower
corporate taxes, removing several obsolete laws from the statute, reducing the pressure of procedures and paperwork so that we can make it easier to do business in India, as well as make the lives of every Indian simpler and happier. और अब बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दोहा वार्ता की, जिस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अमेरिका से उलट ईरान ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई आधिकारिक वार्ता निर्धारित नहीं है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में संभावित बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि बैठक अहम भी साबित हो सकती है और नहीं भी। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जैरेड कुशनर को वार्ता दल का नेतृत्व सौंपा है। इस सब के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसका तकनीकी प्रतिनिधिमंडल कतर पहुंच रहा है, लेकिन इसका अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से कोई संबंध नहीं है। इस बीच ईरान ने एक बार फिर दोहराया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों को हटाने सहित सुरक्षा से जुड़े सभी उपायों का नियंत्रण उसके पास ही रहेगा। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि कतर में फ्रीज की गई 12 अरब डॉलर की ईरानी परिसंपत्तियों में से 6 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे। दूसरी ओर अमेरिका में भी इस समझौते को लेकर राजनीतिक बहस अब तेज हो चली है। शीर्ष डेमोक्रेट नेता चक शुमर ने ट्रंप प्रशासन से इस पूरे समझौते के बदले अमेरिका को मिलने वाले ठोस लाभों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सप्ताह अंत में दोनों पक्षों के बीच हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद तेल की कीमतों में भी 1% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो दोहा वार्ता पर संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, यानी कि दोनों ही पक्षों की अगर बात करें तो अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत बहुत जरूरी है, आइए इसे समझते हैं। तो संघर्ष विराम लागू करने पर चर्चा होगी। दोहा की बात करें तो क्या क्या दांव पर होगा, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से। परमाणु कार्यक्रम भी यहां पर प्रमुख मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। स्थायी युद्ध विराम पर सहमति की कोशिश की जाएगी दोनों ही पक्षों की ओर से, अमेरिका और ईरान की ओर से। 14 सूत्रीय समझौते के क्रियान्वयन पर साफ तौर पर जोर दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल असमंजस की स्थिति है। दोनों ही पक्षों की अगर बात करें तो अलग अलग बयान सामने निकल करके आ रहे हैं। संघर्ष विराम लागू करने पर यहां पर चर्चा संभव है, यानी कि दोहा में दोनों ही पक्ष जुटने वाले हैं, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से। और परमाणु कार्यक्रम को लेकर के यहां पर मुख्य बिंदु यही रह सकता है, ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि इसी पर चर्चा होगी। साथ ही साथ बाकी जो 14 सूत्रीय समझौते हैं उनके क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जा सकता है। पश्चिम एशिया में तनाव घटाने पर साफ तौर पर फोकस रहेगा। कैसे इस तनाव को और कम किया जा सकता है, कैसे इस तनाव को घटाया जा सकता है। अब हॉर्मुज समझौते का आर्टिकल 5 क्या है, ये आर्टिकल और क्या कहता है, एक बार ये समझते हैं। दरअसल व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करने का इस आर्टिकल 5 के तहत प्रावधान है, यानी कि इस प्रावधान के तहत ये सुनिश्चित करता है कि समझौते के बाद 60 दिन तक व्यवस्था लागू रहेगी। ये बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। समुद्री मार्ग को सामान्य बनाने की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया जाएगा। व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा पर विशेष तौर पर जोर। तो हॉर्मुज समझौते को लेकर के जो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है, उसके क्या समस्त प्रावधान है, वो आपको बता रहे हैं। ईरान हटाएगा सामरिक सैन्य बाधाएं और ओमान सल्तनत से भविष्य के प्रशासन पर बातचीत भी यहाँ पर इस आर्टिकल के तहत संभव होती हुई नजर आती है। हॉर्मुज स्ट्रेट की समुद्री सेवाओं का ढांचा तय होगा। फारस की खाड़ी के अन्य तटीय देशों से भी यहाँ पर चर्चा संभव है। तो दोहा वार्ता को लेकर के हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है, अभी भी एक तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, आर्टिकल 5 कहता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन पर जोर हॉर्मुज समझौते के तहत जो आर्टिकल 5 है वो करता है। व्यावसायिक जहाज़ों की आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रावधान भी इसके अंतर्गत आता है।
समझौते के बाद 60 दिन तक व्यवस्था इसी प्रकार से लागू रहेगी। समुद्री मार्गों को कैसे सामान्य बनाया जा सकता है, आवागमन के लिए इसको खोला जा सकता है, इसकी प्रतिबद्धता पर भी यहाँ पर जोर है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को पद से हटाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 5 के मुकाबले 4 मतों से ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा है कि लिसा कुक को पद से हटाने से पहले उन्हें कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए था। अदालत ने माना कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी गवर्नर को हटाने की कोशिश नहीं की थी। इस फैसले को फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता बनाए रखने की दिशा में बहुत ही अहम माना जा रहा है। लिसा कुक ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज किया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में क्रेमलिन पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर कब्जे की समय सीमा 15 बार तय कर चुका है, लेकिन हर बार उसे आगे बढ़ाना पड़ा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस में ईंधन की कमी और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें युद्ध का ही परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस की सैन्य और तेल अवसंरचना प्रभावित हुई है। वहीं रूस की सेना डोनेत्स्क क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उसकी प्रगति काफी धीमी पड़ गई है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या 1700 का आंकड़ा पार कर गई है। देश की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने जानकारी देते हुए बताया कि 1719 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 30 देशों की बचाव टीम मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। राहत और बचाव अभियान कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लागुआयरा में बचाव दल ने 21 वर्षीय आरोन लेवी कैंटिलो को 106 घंटे बाद मलबे से जीवित बाहर निकाला है। करीब 43 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों का आकलन किया जा रहा है और विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी शिविर साथ ही साथ नए आवास तैयार किए जा रहे हैं। और इस सब के बीच राजधानी कराकास में 4.6 तीव्रता का आफ्टर शॉक महसूस किया गया। हालांकि किसी नए नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार प्रभावित राज्य ला ग्वायरा में बिजली सेवा पूरी तरह बहाल कर दी गई है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमस्तात के तहत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और भी तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वेनेजुएला में भारतीय दूतावास ने बताया कि भारतीय सेना ने वहां एक अस्थायी फील्ड अस्पताल स्थापित कर दिया है, जहां भूकंप प्रभावित लोगों का उपचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सेना प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इससे पहले 28 जून को भारत ने शक्तिशाली भूकंपों से प्रभावित वेनेजुएला के लिए आपात मानवीय सहायता सामग्री भी भेजी थी। भारत ने कहा है कि इस कठिन समय में वो वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़ा है। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।